नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस आरएस मेंस और इंटरव्यू ओरिएंटेड करंट के मुद्दों की जो सीरीज़ है उसमें। और इसी सीरीज़ में हम आज एक बहुत जो ज्वलंत मुद्दा है परिसीमन का, डिलिमिटेशन का, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि बहुत जल्द 2026 आने वाला है और हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है कि 2026 के बाद नए परिसीमन आयोग का गठन होगा। जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उनका फिर से क्या होगा, सीमांकन होगा। तो ये परिसीमन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इसमें दक्षिण के राज्यों की क्या चिंताएं हैं, आज हम उन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और विशेषकर हमारे आरएस इंटरव्यू में अगर आपको परिसीमन से लेकर कुछ पूछा जाए, कुछ प्रश्न पूछा जाए, तो उसका जवाब कैसे देना है, हम इस पर भी आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि परिसीमन किस प्रकार से होना चाहिए या इसके संभावित समाधान इस मुद्दे के क्या हो सकते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे ताकि आप इंटरव्यू में अपनी संतुलित और एक बैलेंस राय रख सको। ठीक है, तो आज का अपना जो मुद्दा है वो है परिसीमन, डिलिमिटेशन। परिसीमन किसका? परिसीमन सीटों का। कौन सी सीटें? तो सीटें अपनी लोकसभा की और सीटें अपनी विधानसभा की। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा, इनकी सीटों का क्या है, इनकी सीटों का परिसीमन है। ठीक है, ये मुद्दा अपन यहां पे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होता है कि परिसीमन है क्या, परिसीमन कहते किसे हैं और इसका मतलब क्या है। व्हाट इज द डिलिमिटेशन, आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो देखो, परिसीमन किसे कहते हैं? जब लोकसभा और विधानसभा, ठीक है, प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो ये एक तरीके से क्या है, परिसीमन है। ठीक है, सरल शब्दों में अपन क्या कह सकते हैं कि जनसंख्या में हुए परिवर्तनों के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना, यह परिसीमन है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई एक वन वोट वन वैल्यू का जो सिद्धांत हमारे संविधान में अंतर्निहित है, उस सिद्धांत को लागू करना ताकि सभी नागरिकों का समान और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व क्या हो सके, सुनिश्चित हो सके। देखो, मैं आपको इसे इस तरीके से समझाता हूं, देखना। जैसे मान लीजिए ये हमारे देश का आपको मैप दिखेगा, जैसे ये अपने भारत का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि हमने भारत को छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड कर रखा है ना। जैसे ये राजस्थान है, ये यूपी है, ये मध्य प्रदेश है, ये अपने गुजरात है या महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इस तरीके से अपने हमारे देश को छोटे छोटे राज्यों में बांट रखा है और हर राज्य में कुछ ना कुछ हमने सीटें तय कर रखी है कि वहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं। जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें तय कर रखी है। ठीक है, अब ये सीटें 25 हमने किसके आधार पर तय कर रखी है, किसने तय की? तो परिसीमन आयोग ने तय की कि भाई राजस्थान से लोकसभा में 25 लोग चुन के आएंगे। ये किस आधार पर की? तो हमारी राजस्थान की जो जनसंख्या थी उसके आधार पर की। अब ये संख्या तो चेंज होती रहनी चाहिए ना, क्योंकि जनसंख्या तो चेंज होती रहती है, समय के साथ जनसंख्या बदलती है तो ये संख्या भी बदलनी चाहिए। यही जो प्रोसेस कि जब किसी राज्य की जनसंख्या बदलती है तो उसके साथ साथ वहाँ पे लोकसभा की और विधानसभा की सीटों की संख्या में जो बदलाव आता है वही परिसीमन कहलाता है। उसे ही अपन आसान भाषा में क्या कह सकते हैं, परिसीमन कह सकते हैं। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है परिसीमन आयोग। कौन करता है? परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। परिसीमन आयोग ये क्या करता है, ये काम करता है। तो आपको सरल भाषा में समझ में आ गया कि परिसीमन क्या है, कि हर जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, पुनर्वितरण करना, एक संसदीय क्षेत्र में कितना एरिया आएगा वो निर्धारित करना। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी मैं आपको
जैसे जयपुर संसदीय क्षेत्र की बात करता हूँ, ठीक है, मान लो ये जयपुर का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ में रहने वाले लोग यहाँ के जो है वोटर है, ठीक है। अब समय के साथ साथ आप बताओ यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। अब जब यहाँ की समय के साथ साथ जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? तो भाई अगर इतने सब लोग मिलकर एक सांसद को चुन रहे हैं और अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? 2 को चुनेंगे, है ना, या 3 को चुनेंगे, कितने लोगों को चुनेंगे? यही तो, या ये क्षेत्र बड़ा होगा या इस क्षेत्र को छोटा कर दिया जाएगा, क्या होगा? ये सब निर्धारण करने का काम किसका है? ये सब तय करने का काम परिसीमन आयोग का होता है कि किसी राज्य के एक संसदीय क्षेत्र में कितने लोग होंगे और वो संसदीय क्षेत्र का आकार कितना होगा, उसकी साइज कितनी होगी, उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या होगी, ठीक है। ऐसा काम जब पूरे देश में होता है तो टोटल जो लोकसभा की सीटें है वो तय होती है और हमारे संसद में हमारा प्रतिनिधित्व तय होता है। हमारे संविधान में आप सभी को पता है कि 18 साल से उम्र से अधिक व्यक्तियों को सभी को मताधिकार दे रखा है जो भारत के नागरिक है। वयस्क मताधिकार बोलते हैं अपन इसे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। लेकिन उस मताधिकार का मतलब तब तक ही रहेगा जब तक हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू समान होगी। यानी कि एक कंसेप्ट आता है, एक थ्योरी आती है, एक सिद्धांत आता है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू। यानी कि एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य, एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य। ये क्या दे रखा है? ये हमारे संविधान का भाव है। या किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होता है कि वहां पे हर पर्सन के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तभी तो हमारे लोकतंत्र का, हमारे वयस्क मताधिकार का सही से मतलब निकलेगा। अगर आप सोचिए, मैं एक आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि अगर ये 10 लोग मिलकर एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये 4 लोग मिलकर एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ किसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है? किसका वोट अधिक पावरफुल है? आप कहोगे कि सर इनका अधिक पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ये तो 4 लोग ही मिलकर एक चुन रहे हैं जबकि ये 10 लोग मिलकर एक चुन रहे हैं। क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है क्या? नहीं। इसीलिए हमारे संविधान में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के कंसेप्ट को एडॉप्ट किया गया है। हालांकि ये लाइन उस हिसाब से संविधान में सीधी सी नहीं लिखी हुई है, लेकिन भाव यही है कि हर व्यक्ति के मत का मूल्य क्या होना चाहिए? हर व्यक्ति के मत का मूल्य समान होना चाहिए, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। और इसको बरकरार रखने का काम किसका है? इसको बरकरार रखने का काम परिसीमन आयोग का है। किसका है? परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग का यह काम है कि वो ध्यान रखे कि हर व्यक्ति के मत का मूल्य सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसलिए सरकार हर 10 साल बाद जनगणना करवाती है और हर जनगणना के बाद परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान हमारे संविधान में था, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर परिसीमन की आवश्यकता क्यों है? परिसीमन का मतलब क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपनी लोकसभा की सीटों का पुनर्वितरण करना, क्षेत्र का पुनर्वितरण करना और सीमांकन करना और उसमें रहने वाले लोगों का निर्धारण करना, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसकी आवश्यकता और उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है परिसीमन? तो देखो, सबसे पहला कारण है कि सभी को क्या मिल सके? सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। मैंने आपको भी थ्योरी बताई थी, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, ठीक है। सभी को क्या मिल सके? सभी को समान प्रतिनिधित्व मिल सके। जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके। दूसरा, भौगोलिक विभाजन। मैंने आपको अभी जैसे उदाहरण देके बताया जयपुर का, ठीक है, कि उस क्षेत्र में कितने लोग होंगे, क्या होंगे, है ना। तो भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना ताकि किसी एक राजनीतिक दल को अनुचित फायदा ना मिले। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष,
फ्री एंड फेयर क्या करना, सीटों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ताकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा ना हो और जो लोकतंत्र की बुनियाद है वो क्या रहे, वो जीवंत रहे। तो पहला काम परिसीमन का मतलब है, एक तो समान प्रतिनिधित्व निर्धारित करना, दूसरा मतलब हो गया भौगोलिक विभाजन करना, भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन करना। तीसरा निर्वाचन क्षेत्रों में संतुलन, यानी कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को लगभग क्या बनाना, लगभग समान बनाना। समझ लो मेरी बात को। इसका ये काम है कि अगर जयपुर की संसदीय सीट से एक व्यक्ति चुन रहा है अगर 10 लाख लोगों को, तो नागौर से भी 10 लाख लोग ही एक व्यक्ति को चुने। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों में हम इस तरीके से क्या बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बनाने का काम है। इसलिए परिसीमन आवश्यक है। और परिसीमन आवश्यक है आरक्षण के पुनर्निर्धारण के लिए। जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति, उनकी सीटों का पुनर्निर्धारण करने के लिए भी। ठीक है, कि उस क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति कितनी है, या उस संसदीय क्षेत्र में उसकी जो जनसंख्या वो कितनी है, उस आधार पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति की सीट है उसका भी क्या होता है, पुनर्निर्धारण होता है। तो ये सब काम करने के लिए हमें क्या करवाना होता है, परिसीमन करवाना होता है, सीटों का सीमांकन करवाना होता है, भौगोलिक क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब देखिए, अब इससे संबंधित मैं आपको संवैधानिक प्रावधान बताता हूं परिसीमन से संबंधित, कि संविधान में इसका जिक्र कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा, सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। तो ये लिख रखा है अनुच्छेद 82 में, और इसका जो भाव है वो अनुच्छेद 81 में। देखना, सुनना मेरी बात। 81 क्या कहता है, लोकसभा के संसद, हाउस ऑफ द पीपल। यह अनुच्छेद लोकसभा की संसद और सदस्य की संख्या को परिभाषित करता है। इसमें क्या मुख्य प्रावधान देखना, इसमें यह कहा गया है कि लोकसभा में भाई जो अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, जिसमें 530 तो राज्यों से होंगे और 20 है वो संघ शासित प्रदेश, या जैसे अपन केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, वहां से होंगे। ठीक है, सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, तो भाई प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होगा। 81(2)(a) क्या कहता है कि राज्यों को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या, जैसे राजस्थान को 25 आवंटित कर रखी है, और राज्य की जनसंख्या अनुपात सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए। कितनी अच्छी लाइन है कि जैसे मैं आपको बताऊं, इसको ऐसे देखो कि उस राज्य की जनसंख्या भाग लोकसभा सीट, ये हर राज्य के लिए क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक कांस्टेंट आना चाहिए। ऐसा अपना संविधान में लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 81(2)(a) में। ठीक है, 81(2)(b) क्या कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या और उसे आवंटित सीटों का अनुपात राज्य के भीतर भी समान होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मैं आपको इसको ऐसे समझना, मैं आपको जैसे मान लीजिए ये यूपी में लखनऊ की संसदीय सीट है। कौन सी है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, लखनऊ की संसदीय सीट है। ठीक है, संसदीय क्षेत्र है लखनऊ का। ये एक मान लो अपने जयपुर का है, जयपुर का संसदीय क्षेत्र है, और ये एक मान लो अपने जोधपुर का है। कहाँ का है, जोधपुर का संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र मतलब एक संसदीय क्षेत्र जहां से एक सांसद चुना जाता है, वो एक संसदीय क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा संविधान कहता है कि अगर लखनऊ के 10 लाख लोग मिलकर अपने एक संसद का चुनाव करते हैं, ठीक है, तो भाई अपने जयपुर के भी 10 लाख लोग मिलकर क्या करने चाहिए, जयपुर के भी 10 लाख लोग मिलकर एक सांसद का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर जयपुर के 10 लाख लोग मिलकर एक सांसद का चुनाव कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी जोधपुर के भी 10 लाख लोग मिलकर ही एक सांसद का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए।
तभी जो हमारी 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू है वो क्या रहेगी, वो बरकरार रहेगी। ये हमारे संविधान में इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है। अगर आप कोयम्बटूर जा रहे हो, कोयम्बटूर में भी अगर 10 लाख लोग मिलकर एक सांसद का चुनाव कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हिमाचल में भी 10 लाख लोग मिलकर एक ही सांसद का चुनाव करने चाहिए। तो इस तरीके की व्यवस्था होगी तभी हर व्यक्ति के वोट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये बात कौन कहता है, ये बात हमारा अनुच्छेद 81(1)A कहता है और 81(2)B कहता है। ठीक है, अब आगे देखो, परिसीमन के लिए महत्व है। देखो इस अनुच्छेद में 2 सिद्धांत परिसीमन का आधार बनते हैं। एक अंतरराज्य संतुलन, मतलब हर राज्य में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, हर राज्य में संतुलन, ऐसा नहीं हो कि लखनऊ में अगर 10 लाख लोग मिलकर एक सांसद को चुन रहे हैं तो राजस्थान में 10 लाख लोग मिलकर 2 सांसद का चुनाव कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर राज्य के बीच में क्या होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। राज्यों के बीच में भी संतुलन होना चाहिए और अंतरराज्य संतुलन होना चाहिए। अंतरराज्य राज्य की भी 2 सीटों के बीच सेम लोग मिलकर ही क्या करने चाहिए, चुनाव करने चाहिए। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे अपने 543 सीटें हैं, कितनी 543 सीटें हैं, तो अपना जो देश है उसको इस तरीके से 543 संसदीय क्षेत्रों में अपने क्या करना है, उसका विभाजन करना है, ताकि हर जगह से हर उस क्षेत्र में सेम लोग हो और एक ही व्यक्ति का वो क्या करे, चुनाव करे। ये कहलाता परिसीमन, ताकि हर व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या हो जाए, हर व्यक्ति के वोट का मूल्य समान हो जाए। ठीक है, अब देखो, एक तो अंतरराज्य संतुलन, सभी राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में समान सीटें मिले और राज्य के भीतर भी संतुलन होना चाहिए। एक राज्य की सभी लोकसभा क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 81 कहता है। और अनुच्छेद 82 है ना, ये क्या है, ये परिसीमन का आधार है। क्या है, हमारे देश में सीटों के परिसीमन का आधार कौन सा है, अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 क्या कहता है, देखो कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है, देखो ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम पारित किया जाएगा, एक एक्ट पारित किया जाएगा जिसका नाम है डिलिमिटेशन एक्ट, परिसीमन एक्ट। और इस अधिनियम के तहत राज्यों को लोकसभा सीटों का पुनः आवंटन किया जाएगा और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि जैसे राजस्थान को 25 सीटें मिली है तो फिर राजस्थान को 25 छोटे छोटे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, विभाजित किया जाएगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया करेगा परिसीमन आयोग। कब करेगा, जनगणना, प्रत्येक जनगणना के पश्चात करेगा। इस तरीके से हमारी सीटों का संख्या में हर जनसंख्या के बाद वृद्धि होनी चाहिए या निर्वाचन क्षेत्रों में जो चेंजेस होने चाहिए। लेकिन आप कह रहे हो कि सर ऐसा तो हम भी काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, हमने तो देखा नहीं कि हर 10 साल बाद ऐसा होता है, हर जनगणना के बाद ऐसा होता है। तो आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं होता। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण कुछ संविधान संशोधन है और उसके पीछे भी कुछ कारण है, मैं अभी आपको बताता हूँ। वैसे ही जैसे लोकसभा में परिसीमन की बात की गई, वैसे ही हमारे संविधान के आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 170 में, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात की गई है। क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्य संख्या न्यूनतम तो 60 होगी और अधिकतम 500 होगी। और प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। यानी कि हर जनगणना के बाद राज्यों में क्या होगा, हर जनगणना के बाद राज्यों की जो विधानसभा सीटें हैं उसका भी परिसीमन होगा। क्या होगा, उसका भी परिसीमन होगा। यह अनुच्छेद 170 कहता है। तो संवैधानिक आधार मैंने बता दिया आपको, अनुच्छेद अपन ने एक अनुच्छेद देखा 82, एक अनुच्छेद अपन ने देखा 81। तो 81, 82 और फिर अपन ने देखा अनुच्छेद 170। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब देखो अनुच्छेद 329 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 329 पर अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ
पिछले साल आपने देखा एक जजमेंट भी आया है जिसका जिक्र अपन आगे करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 329 है क्या, देखो, चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। ठीक है, क्या कहता है ये अनुच्छेद परिसीमन की न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाता है। क्या लगाता है? न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, जुडिशियल रिव्यू पर प्रतिबंध लगाता है। और ये कहता है कि भाई जो परिसीमन आयोग होगा उसका निर्णय अंतिम होगा, कौन सा क्षेत्र, कौन सा गांव किस संसदीय क्षेत्र में आएगा, कौन से लोग, कौन सी जनसंख्या कहाँ आएगी, किस व्यक्ति का नाम किस संसदीय क्षेत्र में होगा, ये सब परिसीमन आयोग तय करेगा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट या माननीय जो हाई कोर्ट है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ऐसा अनुच्छेद 329 कहता है। देखना इसका अनुच्छेद 329 ए क्या कहता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन संबंधी कानूनों की वैधता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा मान लीजिए कोई गांव, यहाँ ये पहले मान लो जयपुर में आता था, और जयपुर के पास ही मान लीजिए ये नागौर का संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, पहले मेरा गांव मान लीजिए जयपुर संसदीय क्षेत्र में आता था, और अब परिसीमन आयोग ने मान लो इसको नागौर संसदीय क्षेत्र में शामिल कर लिया है, तो अपन इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा गांव तो जयपुर में ही आना चाहिए। अगर परिसीमन आयोग ने ये निर्णय ले लिया है कि वो जो क्षेत्र है वो जयपुर में आएगा, तो वो जयपुर में ही आएगा, फिर अपन इसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किया गया। अब आप मेरी यहां से कहानी को ध्यान से सुनना और समझना। अगर यहां से आप कहानी को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, देख एक्चुअल में क्या कहा गया था हमारे संविधान में? हमारे संविधान में यह कहा गया था आर्टिकल 83 में कि हर 10 साल के बाद जब जनगणना होगी तो उसके बाद सीटों का परिसीमन होगा। सीटों की संख्या में और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो क्षेत्र है उसमें चेंजेस आएगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई? पहले मैं आपको 42वां संविधान संशोधन पढ़ता हूं, फिर आगे बताऊंगा। ये 42वां संविधान संशोधन ही सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है परिसीमन के मामले में। कैसे? इसमें क्या किया गया? इसमें परिसीमन को फ्रीज कर दिया गया, यानी कि जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या है वो 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया। क्या कर दिया? 2000 तक स्थिर कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? तो जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित होने से बचाना। देखो मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। एक तरफ हमारा संविधान क्या कहता है ये आप देखना, और दूसरी तरफ हमारे देश में क्या हो रहा था वो देखना आप। ठीक है, देखो संविधान क्या कह रहा था? संविधान ये कह रहा था कि हर जनगणना के बाद क्या होगा? हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन का जो बेस है वो क्या है? वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। 1 पर्सन या एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य, एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य। ठीक है, एक मूल्य, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। इस आधार पर हर जनगणना के बाद क्या होगा? परिसीमन होगा। ठीक है, समझना मेरी बात को। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, ये बिहार का एक कोई जिला मान लीजिए, बस्तर जिला है। कौन सा जिला है? बिहार का ये बस्तर तो छत्तीसगढ़ में, ये बिहार का कोई भी एक जिला मान लो पटना है। क्या है? पटना। ठीक है, अब पटना में मान लो 1951 में इसकी जनसंख्या थी, मान लो हर 10 लाख लोग मिलकर एक व्यक्ति का चुनाव कर रहे थे। ठीक है, और ऐसे ही कह दिया कि भाई 1951 में अपने तमिलनाडु में या चेन्नई में, है ना, चेन्नई में 10 लाख लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? 10 लाख लोग मिलकर एक व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया
तो 61 में मान लो इसकी जनसंख्या हो गई क्या, इस 61 में इसकी जनसंख्या हो गई 20 लाख मान लेते हैं अपन, और इसकी जनसंख्या 10 लाख की जगह 15 लाख की हुई। 71 में इसकी जनसंख्या आते आते हो गई 30 लाख मान लो, और इसके यहाँ पे होते होते 20 लाख की हुई। ठीक है, यानी कि देश में जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही थी वो समान अनुपात में नहीं हो रही थी। उत्तर भारत के राज्यों में जो हिंदी भाषी राज्य है वहां पे जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जबकि दक्षिण भारत में शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया, परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को अपने यहाँ अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ पे जनसंख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही थी जितनी उत्तर भारत के राज्यों में बढ़ रही थी। तो क्या किया जाए? तो हो ये रहा था, संविधान का सिद्धांत तो ये कह रहा था कि भाई एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य होना चाहिए, चाहे वो भारत में कहीं भी पैदा हुआ हो। यानी कि चाहे वो बिहार में पैदा हो, चाहे वो चेन्नई में पैदा हो, चाहे वो राजस्थान में पैदा हो, उस व्यक्ति के मत का मूल्य समान होना चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि अगर पटना के 10 लाख लोग मिलकर एक व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं तो चेन्नई में भी 10 लाख लोग मिलकर ही एक व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। जबकि ऐसा करने से क्या हो रहा था? ऐसा करने से क्योंकि उत्तर भारत की जनसंख्या अधिक बढ़ी थी तो यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ रही थी। दक्षिण भारत की जनसंख्या उतनी नहीं बढ़ी तो यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ नहीं रही थी। तो दक्षिण भारत के राज्यों ने कहा यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। क्या हो गया? हमारे साथ धोखा हो रहा है। हमने, सरकार ने जो कहा परिवार नियोजन के, जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जी जान लगाई, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमारी तो सीटों की संख्या बढ़ ही नहीं पा रही है आनुपातिक रूप से। उत्तर भारत की सीटों की संख्या लोकसभा में बढ़ रही है और उनकी अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, और जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो उत्तर भारत के मुद्दे वो अधिक हावी हो जाएंगे, दक्षिण भारत के जो सांसद है वो अल्पमत में आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चिंता दक्षिण भारत के राज्यों को यहाँ पे सताने लगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो फिर ये 1975 में ये आते आते बात बहुत बढ़ गई और इनकी जनसंख्या उत्तर भारत की बढ़ी जा रही थी लेकिन दक्षिण भारत की उस अनुपात में नहीं बढ़ रही थी। तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कह दिया कि देखो अब हम नया सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं करेंगे, जो लोकसभा की सीटें है वही रहेगी, इसको हम वर्ष 2000 तक स्थिर कर देंगे। मतलब फ्रीज कर दिया सीटों को। क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया कि 543 है तो 543 ही रहेगी, राजस्थान में 25 है तो 25 ही रहेगी। इस तरीके से सीटों को फ्रीज कर दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित होने से क्या करना? बचाना। तर्क क्या दिया गया इसके पीछे? तो वो ये था कि राज्य परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलतापूर्ण लागू कर रहे थे, उन्हें कम जनसंख्या वृद्धि कारण सीटें उसकी कम ना हो। इससे दक्षिण भारत के राज्यों को लाभ हुआ जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो इससे दक्षिण भारत के राज्य भी खुश हो गए कि चलो भाई अब हमारी जनसंख्या अगर कम होगी तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर भारत, ये करने के पीछे कंसेप्ट ये क्या था कि भाई उत्तर भारत के राज्य तब तक 2000 तक अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे, दोनों की जनसंख्या वृद्धि दर सेम आ जाएगी और तब हम क्या कर देंगे? अगला परिसीमन कर लेंगे। लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा हुआ नहीं। ठीक है, और उत्तर भारत की जनसंख्या और अधिक बढ़ती चली गई। क्या होगी? उत्तर भारत की जनसंख्या और अधिक तेजी से बढ़ती चली गई। अब देखो, तो उत्तर भारत की जनसंख्या और तेजी से बढ़ने लग गई। ठीक है, तो जब जैसे ही वर्ष 2000 आया, वापस परिसीमन की बात आई, तो वापस दक्षिण भारत के राज्य चिंतित होने लगे कि यार हमारी सीटें कम हो जाएगी या हमारा जो आनुपातिक जो सीटों का अनुपात है वो कम हो जाएगा। और क्योंकि हमने तो अच्छा काम किया, हमारे प्रशासन में अच्छा काम किया, जिसका क्रेडिट तो मिल नहीं रहा है, हमें एक तरीके से उसका दंड मिल रहा है। तो जब 2000 में वापस दक्षिण भारत के राज्यों ने अपना विरोध दर्ज करवाया तो एक संविधान और किया गया संशोधन, और वो किया गया 84वां संविधान संशोधन। और इस 84वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या कह दिया गया
कि जो परिसीमन पर 2000 तक वर्ष 2000 तक रोक लगी गई है, ये 2026 तक बढ़ा दी गई। यानी कि जो सीटों की जो सीटें फ्रीज की गई थी कि राजस्थान को 25 है तो 25 ही रहेगी, इसमें वृद्धि नहीं होगी, टोटल 543 है तो 543 ही रहेगी, इसमें वृद्धि नहीं होगी। तो जो सीटें फ्रीज की गई थी वो समय अवधि भी यहाँ पे कह दिया कि 2000 से बढ़ाकर कब तक फ्रीज रहेगी, 2026 तक फ्रीज रहेगी। ये ऐसा कह दिया गया। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये 2026 तक जो है ये सीटें वो किस जनसंख्या के आधार पर रहेगी, तो वही 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगी। जैसे राजस्थान को भी 25 सीटें मिली हुई है, तो ये किस अपने जनगणना के आधार पर मिली हुई है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर यह संख्या राजस्थान को मिली हुई है। ठीक। तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही, जो जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्य है उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जो नुकसान हो रहा था उससे बचाना। दक्षिण के राज्यों की जो चिंताएं थी कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, उसको भी दूर किया गया। और एक फेडरल बैलेंस, एक संघीय संतुलन को बनाए रखा ताकि उत्तर दक्षिण के बीच जो विभाजन है वो ना हो या उस विभाजन में वृद्धि ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट टाइम सॉल्यूशन इसका निकाल लिया। 1971 में भी हमने 2002 तक फ्रीज कर दिया और फिर 2001 में हमने इसको 2006 तक फ्रीज कर दिया सीटों को, 2026 तक फ्रीज कर दिया। लेकिन समय का पहिया घूमा और अब आने वाला है 2026। अब क्या करेंगे? क्या अब हम सीटों को बढ़ा देंगे? क्या अब पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि दर एक जैसी हो गई है? क्या उत्तर भारत के राज्यों ने अब जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों पर अपने अंकुश उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया है? क्या जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर लिया है? नहीं। आज भी आप देखोगे तो उत्तर भारत के कई राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, जबकि 10 दक्षिण भारत के राज्यों की कम है। यानी कि जो जनसंख्या में वृद्धि का जो सिलसिला शुरू हुआ था उत्तर भारत में, वो आज भी अनवरत जारी है। यानी कि जिस संकट का टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालने का कोशिश उस समय की गई थी, वो संकट अब और अधिक गहरा गया। क्या हो गया? और अधिक गहरा गया। और अब आ गया 2026। अब अगला जो इलेक्शन है वो 2029 में, और अभी जनगणना भी चल रही है। तो जैसे ये जनगणना पूरी होगी उसके बाद आप देखोगे कि आपको भी ये परिसीमन की जो कार्रवाई है 2028-29 तक ये देखना शुरू हो जाओगे। देखो, अब जब ये संशोधन किया गया, ठीक है, अपने 84वां संविधान संशोधन, उसके बाद एक संशोधन 2003 में और लाया गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको समझना थोड़ा। ये क्या कहता है 87वां संविधान संशोधन? सुनना बड़े ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा समझने लायक है। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझ पाओगे। इसमें क्या कहा गया कि 2002 के परिसीमन में 2001 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति दी गई, लेकिन राज्यों को लोकसभा सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगा। समझ रहे हो? इसका व्यवहारिक प्रभाव क्या हुआ कि 2002 के परिसीमन में सीटों की कुल संख्या नहीं बदली, 543 ही रही। केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण कर दिया गया। जो राज्य के अंदर लोकसभा क्षेत्रों की सीमाएं हैं वो 2001 की जनगणना के आधार पर क्या कर दी गई? तय कर दी गई। इस संशोधन से एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई कि राज्यों को सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर मिली, लेकिन राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं 2001 की जनगणना के आधार पर तय हुई। समझना इसको कैसे? जैसे राजस्थान को अभी लोकसभा की सीटें कितनी मिली हुई है? 25, ठीक है, और यूपी को मान लीजिए जैसे 80 है। तो ये जो राजस्थान को अभी जो सीटें मिली हुई है 25, ये 25 किस जनगणना के आधार पर मिली हुई है 25? तो ये 25 मिली हुई है 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन कहा कि चलो हाँ ये तो ठीक है, या यूपी को मान लो 80 मिली है,
तो कितनी मिली है? 1971 की जनगणना के आधार पर। तो भाई लोगों ने कहा कि आपको इस संख्या से दिक्कत है राज्यों को, कि आपकी ये संख्या कम ज्यादा हो रही है, तो भाई इसको हम कम ज्यादा नहीं करेंगे, ये आपकी जो 1971 की जनगणना के आधार पर आपको जो संख्या दे दी है वही रहेंगे। लेकिन यार राजस्थान में जो 25 सीटें हैं उसमें कई लोकसभा सीटें हैं, जैसे मान लो नागौर है ना, जैसे जोधपुर है, ठीक है, जैसे मान लो जयपुर की सीट है, ठीक है भाई, अपने राजस्थान के अंदर भी तो कई सीटें हैं, ठीक है यार। जो अंदर सीटें हैं उसका तो आप थोड़ा परिसीमन कर दो, उसका तो आप, क्योंकि 2001 की जनगणना के आंकड़े अपने पास है, तो उसके हिसाब से इसका तो क्या कर दो, इसका तो परिसीमन कर दो अंदर वाली सीटों का। टोटल सीट तो 25 ही रखो, लेकिन नागौर में कितने लोग होंगे ये तय कर दो। मान लो 1971 में 10 लाख लोग थे, अब जनसंख्या बढ़ी है तो अब भाई सब जगह 15 लाख करो दो, सब जगह 15 लाख कर दो, ठीक है। कहीं कम ज्यादा है तो उसको रीएडजस्ट कर दो, क्या कर दो, रीएडजस्ट कर दो। जैसे मान लो जयपुर में 20 लाख हो गए और जयपुर के पास दौसा में अगर 7 लाख है, तो यार इसको कम करके बराबर कर दो। ये तो अपन कर ही सकते हैं, राज्य के अंदर तो कर ही सकते हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपने राज्य के अंदर जो संसदीय क्षेत्र अभी तय कर रखे हैं ना, कि ये नागौर संसदीय क्षेत्र है, ये जयपुर संसदीय क्षेत्र है, ये जोधपुर संसदीय क्षेत्र है, ये बीकानेर संसदीय क्षेत्र है, ये कर रखे 2001 की जनगणना के आधार पर। जबकि ये राजस्थान को जो 25 सीटें दे रखी है ये 1971 की जनगणना के आधार पर तय कर रखा है। तो आपको इस बात को समझना है, दोनों में फर्क क्या है, समझ रहे हो मेरी बात को? नागौर संसदीय क्षेत्र में कितने लोग आएंगे, 10 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, ये तो 1971 की जनगणना के आधार पर तय है। लेकिन राजस्थान में टोटल सीटें कितनी होगी, ये 2001 की ये 1971 की जनगणना के आधार पर है, ये 2001 की जनगणना के आधार पर है, ठीक है। तो ये 87वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या कहता है, ठीक है। तो देखो इसीलिए तो कहते हैं एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि राज्यों को जो सीटें मिल रखी है, जैसे राजस्थान को 25 मिल रखी है, तो ये 1971 की जनगणना के आधार पर मिली है। लेकिन राज्यों के भीतर जैसे नागौर है, जैसे जोधपुर है, ठीक है, जैसे जयपुर है, इनमें मान लो 15 लाख है आबादी, 15 लाख है, तो ये किस आधार पर कर रखी है, ये कर रखी है 2001 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। आप कहोगे कि सर आपकी बात तो ठीक है, हमें समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। हम देखते हैं कि नागौर संसदीय क्षेत्र में 15 लाख वोटर है मान लो, तो जयपुर में 18 लाख मिल जाता है ना, और बीकानेर में 16 मिल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि ये काम 2001 के बाद, एक के टाइम किया गया था। 2001 के बाद भी तो जनसंख्या सब जगह समान नहीं बढ़ी है ना, अलग अलग बढ़ी है, इस कारण ये दिक्कत आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन 2001 में तो इसको सबको समान किया गया था, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान, 84वां संविधान संशोधन और 87वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि भाई अभी दिक्कत क्या हो रही है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। अभी दिक्कत क्या हो रही है, दो तरीके की दिक्कत अभी अपने देश में है। जो सिद्धांत है वो क्या है, एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। सिद्धांत तो ये है, एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य। सिद्धांत तो ये कहता है कि एक व्यक्ति होना चाहिए, एक मत और एक मूल्य होना चाहिए, उस व्यक्ति के मत का मूल्य सेम होना चाहिए। लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है आपको, जैसे मैं आपको बताऊं, ये अपना राजस्थान है, ठीक है, ये अपना मान लो यूपी है, क्या है, यूपी है, ठीक है। अब दिक्कत क्या आ रही है कि राजस्थान में 25 सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, या इसको अपन तमिलनाडु ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तमिलनाडु को जो सीटें दे रखी है वो दे रखी है 1971 की जनगणना के आधार पर, मान लो 38 या 39 सीटें जो इनको दे रखी है। अब राजस्थान की जनसंख्या तो खूब बढ़ी है, खूब बढ़ी है, खूब बढ़ी है। यानी कि मान लो राजस्थान में एक संसदीय क्षेत्र में पहले 10 लाख लोग थे 1971 में, तो वो अब यहाँ पे अपने यहाँ तो बढ़ गए, मान लो 20 लाख हो गए। कितने हो गए, 20 लाख हो गए, ठीक है। यूपी में दिक्कत क्या है, तमिलनाडु में दिक्कत क्या है, तमिलनाडु के एक संसदीय क्षेत्र में मान लो उस समय 10 लाख लोग थे, ठीक है, अब वो बढ़कर 12 लाख की हुए या 15 लाख की हुए। यानी कि राजस्थान में तो 20 लाख लोग मिलकर एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं,
जबकि यूपी में 12 लाख लोग मिलकर ही एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुए? वो 12 लाख आदमी वेक नहीं हुए, उसके मत की वैल्यू अधिक हुई नहीं हुई, क्योंकि वो 12 लाख मिलकर ही एक का चुनाव कर रहे हैं, यहाँ पे 20 लाख लोग मिलकर एक का चुनाव कर रहे हैं। तो यानी कि जो हर राज्य में जो वोट की वैल्यू है नागरिक की, वो सेम नहीं है। ठीक है। और दूसरा, राज्य के भीतर भी सेम नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अपन एक ही जयपुर ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो ये राजस्थान है, राजस्थान में मान लो एक ये जयपुर सीट हो गई, ठीक है, और एक मान लीजिए ये नागौर सीट हो गई, ठीक है। अब 2001 की जनगणना के अनुसार मान लो उस समय इसकी भी 10 लाख की जनसंख्या थी, एक आदमी का चुनाव हो रहा था, यहाँ पे भी 10 लाख थी, एक आदमी का चुनाव हो रहा था, ठीक है। लेकिन जयपुर की जनसंख्या अब बढ़कर 30 लाख हो गई, नागौर की 20 लाख की हुई, यानी कि अब नागौर के 20 लाख लोग ही एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं, जबकि जयपुर के 30 लाख लोग मिलकर एक आदमी का चुनाव कर रहे हैं। यानी कि नागौर वालों के वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो पूरे देश में अब इस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलेगी, एक राज्य के अंदर भी, हर राज्यों के अंदर भी और राज्य के भीतर भी, कि लोगों के वोट की वैल्यू सेम नहीं रही। इसका मेन पीछे कारण क्या रह गया? मेन कारण ये रह गया कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो पूरे देश में एक जैसी नहीं हुई। उत्तर भारत में बहुत अधिक हुई, दक्षिण भारत में उतनी नहीं हुई। इस कारण ये समस्या देखने को मिल रही है। अब देखो, तो इस समस्या को दूर करने का काम किसका होता है? इसका काम होता है परिसीमन आयोग का। ठीक है, संसद हर जनगणना के बाद क्या करती है? एक परिसीमन एक्ट पारित करती है और उसमें इस परिसीमन आयोग का प्रावधान होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि सर अब 2026 आने वाला है, तो अब भी क्या परिसीमन आयोग आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। जब अपने 2027 की जनगणना ये पूरी हो जाएगी, उस जनगणना के बाद 2029 में चुनाव है, तो उससे पहले एक परिसीमन आयोग आएगा और उसके लिए संसद कानून बनाएगी। ये क्या करती है? ये चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें एक ये 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है अपने सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो इसका अध्यक्ष होता है, और उसकी नियुक्ति कौन करती है? भारत सरकार करती है। ठीक है, और परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना रहता है? लगभग 1 वर्ष तक, या जो भी अगला आदेश हो, कई बार 2, 3, 4, 5 साल तक भी रहता है। तो ये इसका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो जो अध्यक्ष होता है वो आयोग की अध्यक्षता करता है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जो सदस्य होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जैसे अभी वर्तमान में श्री ज्ञानेश कुमार जी है, ठीक है, वो होता है। और एक सदस्य होता है वो उस राज्य का चुनाव आयुक्त। ठीक है, हर राज्य में भी अपना चुनाव आयुक्त होता है, हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, तो वो भी इसका सदस्य होता है। तो परिसीमन आयोग में 3 लोग होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और एक उस राज्य का चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, इसमें कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे एसोसिएट मेंबर कौन कौन से होते हैं? तो एक होते हैं लोकसभा के सदस्य, है ना, उस राज्य के 5 लोकसभा के सदस्य। जिस राज्य में परिसीमन किया जा रहा है उस राज्य के 5 लोकसभा के सदस्य क्या होंगे? 5 लोकसभा के सदस्य होंगे, वो होंगे उसके अपने 5 लोकसभा के सदस्य होंगे, वो क्या होंगे? वो उस परिसीमन आयोग के एसोसिएट मेंबर होंगे। और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं कितने? उस राज्य की 5 जो एमएलए होते हैं वो इसके सहायक सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है लोकसभा वालों की? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और इनका काम केवल एडवाइजरी होता है, ये वोटिंग नहीं करते। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो यानी कि परिसीमन आयोग की संरचना कैसे होगी? तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष अपन को ध्यान रखना होता है अपने सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है। और सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं 2। ठीक है। एक होता है भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग। जो अभी कौन है? अभी श्री ज्ञानेश कुमार जी है। कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। और एक होता है उस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। एक भारत का और एक उस राज्य का। और सहायक सदस्य कितने होते हैं? सहायक सदस्य कितने होते हैं? तो सहायक सदस्य होते हैं अपने 5। 5 तो होते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 5 होते हैं अपने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या इनको वोटिंग का राइट होता है? तो नहीं, इनको वोटिंग का राइट नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो आगे। तो इसका मुख्य कार्य क्या है परिसीमन आयोग का? तो वही है, मैंने आपको बताया, निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, कि नागौर का संसदीय क्षेत्र क्या होगा, कौन सा गांव उसमें शामिल होगा, ठीक है, कौन से लोग उसमें शामिल होंगे। वैसे ही जयपुर का संसदीय क्षेत्र क्या होगा, कौन सा गांव उसमें शामिल होगा, कौन से लोग उसमें शामिल होंगे। तो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना, ठीक है, वो भी किस आधार पर? नवीनतम जनगणना के आधार पर। दूसरा, राज्यों को सीटों का आवंटन करना, प्रत्येक राज्य को लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या निर्धारित करना। ठीक है, हालांकि ये काम तो 1971 के बाद फ्रीज कर रखा है, हो नहीं रहा है, अभी जो आएगा उसमें जरूर होगा। आरक्षित सीटों का निर्धारण, कौन कौन सी सीटें हमारी रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षित होगी, उसका निर्धारण करना का काम भी परिसीमन आयोग है। ठीक है। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, एक वोट एक वैल्यू के सिद्धांत को बनाए रखना, हर संसदीय क्षेत्र में सेम लोग हो, उनके मत का मूल्य सेम हो, इस सिद्धांत को लागू करने का काम इसका है। जनता की प्रतिक्रिया लेना, सार्वजनिक बैठक आयोजित करना, अगर जनता किसी क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाहती या किसी संसदीय क्षेत्र में शामिल होना चाहती है तो उनकी जो भी आपत्तियां है, सुझाव है, तो उनकी सुनवाई करने का काम भी परिसीमन आयोग का है। ग्रामीण और शहरी संतुलन स्थापित करना, ठीक है, कि गांव की जनसंख्या, आबादी और शहरी आबादी एक जैसी रहे, इस हिसाब से हमें क्या करना है, हमें क्षेत्रों का विभाजन करना है। तो ग्रामीण और शहरी संतुलन को बनाए रखने का काम भी परिसीमन आयोग का है। अब देखो और इसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त है परिसीमन आयोग को, तो देखना, एक तो सिविल न्यायालय की शक्ति इसको प्राप्त है। ये आयोग गवाही ले सकता है, अपने दस्तावेज मंगवा सकता है, गवाहों को बुला सकता है, ठीक है, ये अपने सिविल न्यायालय की इसको शक्तियां है। और आयोग का निर्णय अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। अपने संविधान का अनुच्छेद अपन ने पीछे पढ़ा था, संविधान का अनुच्छेद कहता है कि परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ठीक है, ये देखो अनुच्छेद 329 ऐसा कहता है कि परिसीमन आयोग पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। हालांकि अभी 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। वो ये कहता है कि भाई न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक है, देखो तो ये ध्यान रखना है, एक तो सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं, आयोग को गवाही देने, गवाहों को बुलाने, इन सब की शक्तियां प्राप्त है। और आयोग के निर्णय होते हैं वो अंतिम होते हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि आयोग पूरी तरीके से स्वतंत्र है और किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में ये काम नहीं करता, तभी तो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ये देखो मैंने आपको क्या बताया कि परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन अभी पिछले साल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, किशोर चंद छगनलाल राठौड़ मामला 2024 का। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुनना मेरी बात, पहले आप देखना कि मामला क्या था। मामला था गुजरात के बारडोली विधानसभा क्षेत्र का।
तो गुजरात के बारडोली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन आयोग द्वारा एससी के लिए, जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है एससी, उसके लिए क्या कर दिया, आरक्षित कर दिया। ठीक है, तो फिर ये मामला अपीलकर्ता कोर्ट में लेके गए और फिर कोर्ट ने कहा कि हालांकि न्यायिक समीक्षा प्रतिबंधित है, लेकिन यदि परिसीमन आयोग का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना हो, क्या हो, आर्बिट्री हो, स्पष्ट रूप से मनमाना हो और संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता हो, तो हम न्यायिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर परिसीमन आयोग ऐसा कोई निर्णय ले लेता है जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है या हमारी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है उसको क्या करता है, बाधित करता है, या 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है, संविधान का संरक्षक है, और वो इसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो परिसीमन आयोग के निर्णय की भी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। ऐसा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किशोर चंद्र शंगला राठौड़ मामला 2024 में। ठीक है, फिर देखो तो अभी तक कब कब परिसीमन आयोग आया है और कब कब परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, तो वो अपन यहाँ पे इस स्लाइड्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर 1971 के बाद तो ये दिक्कत आ रही है कि मतलब सीटें फ्रीज कर दी गई है, तो उसके बाद तो आयोग नहीं आना चाहिए। एक ही आयोग आया था उसके बाद, जब 2002 में ये कहा गया था कि भाई जो राज्य के अंदर जो सीटों का जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गीकरण है वो 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। जब ये कहा गया था तो 2002 में आया था। उससे पहले तो परिसीमन आयोग हर 10 साल में आते थे। अभी तक 4 परिसीमन आयोग आए हैं। देखो, पहला परिसीमन आयोग कब आया, 1952 में। गठन कब हुआ इसका, 1952 में, 1952। किस एक्ट के तहत आया, तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952। मैंने आपको बताया कि हर जनगणना के बाद जो हमारी संसद होती है वो क्या करती है, एक एक्ट पारित करती है। तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत आया। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है, फजल अली आयोग, आपको पता है ये न्यायमूर्ति जो फजल अली थे, ये बाद में जो राज्य पुनर्गठन अपने आयोग आया था उसकी अध्यक्षता भी की थी। तो फजल अली न्यायमूर्ति इसके अध्यक्ष थे। इसमें किस जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया, तो 1951 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया गया। कब से कब तक कार्य किया, 1952 से 56। मैंने आपको बताया ना, सामान्यतः तो इसकी कार्य अवधि 1 साल होती है, लेकिन ये बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे इसकी 52 से 56 तक थी। ये देश का पहला परिसीमन आयोग था और लोकसभा में इसने 489 सीटें, 489 सीटें क्या की गई, 489 सीटें उस समय डिसाइड की गई। ठीक है, ये याद रखना, 489। विधानसभा क्षेत्र, सभी राज्यों के लिए जो विधानसभा क्षेत्र है जो उसको क्या किया गया, उसको भी परिभाषित किया गया। और ये महत्व है, इसने सबसे पहले भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। सबसे पहले तय किया कि भाई हमारा संसदीय क्षेत्र क्या होगा, हमारा विधानसभा क्षेत्र क्या होगा। तो पहला परिसीमन आयोग आया था 1952 में, जिसने 1951 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया। ठीक है, देखो ये परिसीमन राष्ट्रपति द्वारा 1950-51 में एक अल्पकालिक परिसीमन के बाद पहला स्थायी परिसीमन ये था। ठीक है, तो पहला परिसीमन आयोग आया था 1952 में, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। और उस समय जो सीटें निर्धारित की गई थी वो की गई थी 489। फिर देखो दूसरा परिसीमन आयोग आया 1963 में। कब आया, 1963 में। इसका गठन हुआ 1963 में। और एक्ट कौन सा था, तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 इस एक्ट के तहत आया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, और अध्यक्ष थे इसके KN वांचू। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो वांचू साहब थे जस्टिस, वो इसके अध्यक्ष थे। मैंने आपको बताया था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है वो ही इसका क्या हो सकता है, वो ही इसका अध्यक्ष हो सकता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ठीक है, वही इसका क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। कार्य अवधि कितनी थी इसकी, तो 1963 से 67। मुख्य विशेषता, तो ये निर्वाचन क्षेत्र के आकार का समायोजन किया इसने और अपने
सीटों का निर्धारण इसने किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र है उसका निर्धारण भी इन्होंने किया। फिर जो तीसरा परिसीमन आयोग आया वो आया 1973 में, 1973 में। इसका गठन हुआ अपने 1973 में। और अधिनियम कौन सा था? तो परिसीमन अधिनियम 1972 था। ठीक है। और इसके जो अपने न्यायमूर्ति थे वो अपने जस्टिस जे.एल. कपूर। कौन थे? जे.एल. कपूर। ये अध्यक्ष ध्यान रखना, ये आरपीएससी कई बार पूछ लेती है कि एक बार सीट मिलाने में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इधर परिसीमन आयोग दे रखे थे और इधर परिसीमन आयोग दे दिए थे और उधर उसके क्या दे दिए, उधर उसके अध्यक्ष दे दिए थे। तो ये अपन को याद रखना है। तो इसने कब से कब तक कार्य किया? 1973 से 1976 तक कार्य किया। और किस आधार पर जनगणना इन्होंने परिसीमन किया था? तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया। मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर इन्होंने क्या कर दी? 543। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ सकता है आपसे कि अभी जो लोकसभा में सीटों की संख्या तय कर रखी है 543, ये कौन से परिसीमन आयोग ने तय कर रखी है? तो याद रखना है तीसरा परिसीमन आयोग ने ये सीटें तय कर रखी है। ठीक है। राज्यवार संस्थान बदला, तो राज्य में सीटों का महत्वपूर्ण पुनर्वितरण हुआ और 31वां संविधान संशोधन इस समय किया गया था और कह दिया गया था कि भाई 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को अपवर्जित कर दिया गया। यानी कि 31वें संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि भाई अगर ऐसे कोई भी राज्य है, ठीक है, देखना 31वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया? 31वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया कि कोई भी राज्य है अगर उसकी जनसंख्या 60 लाख से कम है, अगर कोई भी राज्य की जनसंख्या 60 लाख से कम है तो वहां पे जो कम से कम लोकसभा की सीट, एक सीट कम से कम होगी। ठीक है। कई बार ऐसा हो रहा था कि किस राज्यों की जनसंख्या इतनी कम थी कि वहां पे एक ही सीट नहीं आ रही थी, तो क्योंकि उन राज्यों का प्रतिनिधित्व बना रहे इसलिए 31वां संविधान संशोधन किया गया और कह दिया कि अगर जिन राज्यों की जो जनसंख्या वो अगर 60 लाख से कम है तो वहां पे कम से कम न्यूनतम, मिनिमम, न्यूनतम क्या होगी? न्यूनतम एक सीट तो होगी। ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है, ये इससे कहा गया था इसमें। अब चौथा परिसीमन आयोग आया था, इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 2002। डेट याद रखना, 12 जुलाई 2002। अधिनियम कौन सा था? तो वही परिसीमन अधिनियम 2002। आप कहोगे कि सर जितनी बार ये परिसीमन आयोग आता है उस हर बार अधिनियम बनता है? जी हाँ, हर बार क्या बनता है? हर बार ये अधिनियम बनता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। ठीक है। और जनगणना का आधार क्या था? तो 2001 की जनगणना के आधार पर इसने काम शुरू किया 2004 में और 31 मई 2008 तक इसने अपना काम पूरा कर लिया। ये याद रखना, कुलदीप सिंह, न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और 6 साल तक कार्य किया और जो सारी 543 सीटों का इसने परिसीमन किया और विधानसभा सीटों का भी लगभग 4120 विधानसभा सीटें थी, उनका परिसीमन इन्होंने किया। 5 राज्यों का इसमें परिसीमन नहीं किया गया था, याद रखना है। ये नाम एक बार याद रखना, पेपर में पूछे गए हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है असम, एक है अपने अरुणाचल प्रदेश, एक है अपना मणिपुर, एक है नागालैंड, एक है अपने झारखंड। ठीक है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और झारखंड। ठीक है। ये इसमें 5 के अपवाद है। और ये परिसीमन जो 87वां संविधान संशोधन मैंने बताया था ना, जिसमें ये कहा गया था कि भाई राज्य के भीतर जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, उसी को ध्यान में रखते हुए किया गया था। लेकिन ये 5 राज्य याद रखना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और झारखंड। यहाँ पे
चौथे परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन नहीं किया गया। इसके लिए बाद में एक विशेष परिसीमन आयोग आया था, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष एक बार आप वापस थोड़ा देख लो कि किस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो पहले परिसीमन आयोग के न्यायमूर्ति फजल अली और 1952 में गठित किया गया था। दूसरे परिसीमन आयोग के अपने के.एन. वांचू 1963 में गठित किया गया था। तीसरे परिसीमन आयोग के अपने जे.एल. कपूर जो 1973 में गठित किया गया था। और जो चौथा परिसीमन आयोग आया गया वो 2001 में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने इसका गठन किया। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि 5 राज्य जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे उस समय परिसीमन नहीं किया गया था। उन राज्यों का परिसीमन इस विशेष परिसीमन आयोग 2008 ने किया। ठीक है यार, कब इसका गठन हुआ? 2008 में, चौथे परिसीमन कमीशन के बाद। और इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। ये पेपर में पूछा गया है, नाम याद रखना, रंजन प्रकाश देसाई, रंजन प्रकाश देसाई। तो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई ने क्या किया? इस परिसीमन आयोग का गठन किया, मतलब इसके ये अध्यक्ष थे। इसने किन किन 4 राज्यों का किया? तो जम्मू कश्मीर 1, असम 2, अरुणाचल प्रदेश 3, मणिपुर 4 और नागालैंड 5। इन 5 राज्यों का इन्होंने परिसीमन किया। उद्देश्य क्या है कि वही जो चौथे परिसीमन में छोड़े गए राज्य थे उनका परिसीमन करना। ठीक है, और इसका कार्यकाल क्या था? 1 वर्ष या अगले आदेश तक इसका परिसीमन करना, मतलब ये कार्यकाल था। और मुख्य काम था जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें वो 107 से बढ़कर इन्होंने कितनी कर दी? 107 से बढ़कर इन्होंने 114 सीटें कर दी। ठीक है, ये याद रखना। फिर देखो, आपको पता है कि वर्ष 2020 में जब धारा 370 वहाँ से हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर का विभाजन भी कर दिया, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो जब विभाजन किया गया तो वापस सीटों की संख्या कितनी हो और किस सीट में कौन सा क्षेत्र है वो किस संसदीय क्षेत्र में आएगा और या किस निर्वाचन क्षेत्र में आएगा, इसका निर्धारण करने के लिए एक नया परिसीमन आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में? रंजन प्रकाश देसाई जी की ही अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। और ये आयोग क्या करेगा? ये आयोग अभी अपने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड यहाँ पे परिसीमन का काम कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। आगे चलना है। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अब 2026 आने वाला है और 2026 आने वाला है, तो और नई जनगणना भी अब शुरू हो चुकी है। तो अब इस जनगणना के बाद नया परिसीमन होने वाला है। अब जो नया परिसीमन होने वाला है वो परिसीमन, जैसे ही परिसीमन की खबरें आई तो दक्षिण के राज्यों को वापस चिंताएं होने लगी। अब परिसीमन तो होकर रहेगा क्योंकि ये संवैधानिक बाध्यता है। ठीक है, हो सकता है सीटों को फ्रीज करने की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाए, लेकिन 2026 के बाद 2029 के चुनाव से पहले पहले कुछ न कुछ तो करना होगा संविधान में। तो दक्षिण के राज्यों की चिंता क्या है? तो जो सबसे बड़ी इनकी चिंता है वो ये है कि लोकसभा की सीटों में कटौती का डर। इनको लग रहा है कि भाई हमारी लोकसभा की सीटों में क्या हो जाएगी, हमारी लोकसभा की सीटें वो कम हो जाएगी। ठीक है, देखो क्या चिंता इनकी। दक्षिण राज्यों की सबसे बड़ी चिंता है कि यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर किया तो उन्हें लोकसभा में सीटें खोनी पड़ेगी। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि भाई केवल जनसंख्या का एकमात्र आधार ना हो, इसके अलावा भी कुछ और आधार जोड़ दिए जाए परिसीमन में, ताकि हमें नुकसान ना हो, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान ना हो। ठीक है, हालांकि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि भाई किसी भी राज्य को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होने वाली है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है।
तो अच्छी बात है। दूसरा ये कह रहे कि भाई हमारा गुनाह क्या है ये तो बताओ। हमने जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम किया, ठीक है, और हमें इसी जनसंख्या नियंत्रण में जो सफलता मिली उसी की क्या दी जा रही है, उसी की सजा दी जा रही है। ठीक है, मिलना तो हमें पारितोषिक चाहिए था, लेकिन हमें मिल रहा है दंड। ठीक है, ये दक्षिण के राज्य कह रहे हैं। देखो, ये राज्य कहते हैं कि दक्षिण राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया और जनसंख्या को नियंत्रित रखा। इसके परिणाम स्वरूप उनकी आबादी वृद्धि दर कम रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी का सामना करना पड़े। इसके विपरीत उत्तर के राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी, क्योंकि वहां जनसंख्या कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली। परिसीमन के बाद ये एक उल्टा प्रोत्साहन होगा, जहां एक अच्छे प्रशासन करने वालों को दंडित किया जाएगा और खराब प्रशासन करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता 1971 में थी, वही 2002 में बनी है, और वही चिंता है वो 2026 में भी जारी है, और इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। और अब 2026 जल्दी आने वाला है, तो इसको लेकर कुछ ना कुछ अपने काम जरूर सोचेगी सरकार। ये कह रहे हैं कि इससे और हमें क्या नुकसान हो रहा है, कि ये कह रहे हैं कि भाई एक तो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। कुछ राज्यों को सीटें बहुत अधिक मिल रही है, कुछ राज्यों का लोकसभा में या संसद में प्रतिनिधित्व बहुत कम हो रहा है, तो इससे हमारा जो संघवाद है या जो राज्य की स्वायत्ता है वो खतरे में पड़ जाएगी। हमारा जो फेडरल बैलेंस है, फेडरल स्ट्रक्चर है, वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, राजकोषीय प्रभाव, ये कह रहे हैं कि अगर उनको सीटें अधिक मिली है, तो जब सीटें अधिक मिली है तो जो वित्त आयोग, क्योंकि उनकी जनसंख्या अधिक है तो वित्त आयोग जो पैसे आवंटित करता है, या फिर क्योंकि सीटें अधिक है तो फिर उनका संसद में प्रतिनिधित्व भी अधिक होगा, तो बजट में फिर जो पैसा है वो हमें कम मिलेगा और उत्तर राज्यों को अधिक मिलेगा। ये भी इनकी एक शंकाएं है। जबकि ये कह रहे हैं कि हमारा जीडीपी में योगदान उत्तर भारत के राज्यों से अधिक है। फिर ये कह रहे हैं कि नीति निर्माण में कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उसमें उत्तर भारत के राज्यों का ही डोमिनेंस रहेगा, उन्हीं का ही प्रभुत्व रहेगा। हमारी आवाज है वो क्या हो जाएगी, संसद में कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय नीतियों में दक्षिण हितों को कम महत्व मिलेगा। ऐसा क्या होने लग गया, ऐसा कहा जाने लग गया। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत के राज्यों की जो चिंताएं थी वो एक तरीके से वाजिब, उनको लगता है कि ये वाजिब है और इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये उनकी चिंता है। हालांकि एक चीज, राजकोषीय वाले मामले में पहले वित्त आयोग केवल जो आधार होते थे उसमें एक जनसंख्या ही आधार होता था। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने वित्त आयोग ने जो 16 वित्त आयोग था, इसने एक नया उसमें पैमाना जोड़ा है जनसांख्यिकी। ठीक है, डेमोग्राफी, और उसमें फिर क्या है कि फिर जो पैसों का आवंटन है उसमें एक संतुलन देखा गया। तो कुछ ऐसे ही हमें कुछ नए विकल्प यहाँ पे भी खोजने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए क्या है, यदि दक्षिण को शिक्षा, भाषा या आर्थिक विकास जैसे मामलों में कुछ अलग नीतियों की आवश्यकता हो तो कम प्रतिनिधित्व कानून की बातें सुनी ही नहीं जाएगी। भाई अगर हमारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व ही कम है तो हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, गेरीमेंडरिंग का खतरा, ये एक टर्म है, कई बार इंट्रो में आपसे पूछ लेते हैं गेरीमेंडरिंग। ठीक है, ये थोड़ा मैं इसको समझाता हूँ आपको, इधर देखना। ये एक टर्म आपको दिख रही है, गेरीमेंडरिंग। ठीक है, दक्षिण राज्य गेरीमेंडरिंग के बारे में भी चिंतित है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को किसी पार्टी या समूह को लाभ पहुंचाने के लिए हेराफेरी की जाती है। हालांकि परिसीमन आयोग को स्वतंत्र माना जाता है। देखो, गेरीमेंडरिंग में जो विपक्ष में जो लोग रहते हैं उनको ये डर रहता है कि अभी की जो सरकार अगर परिसीमन करवाएगी तो वो सीटों का परिसीमन अपने हिसाब से करवाएगी, गेरीमेंडरिंग करवाएगी। ठीक है, सीटों का परिसीमन क्या करवाएगी, अपने हिसाब से करवाएगी। जहाँ पे हो सकता है उसके वोटर अधिक संख्या में वो कम हो जाए। ठीक है, या जहाँ पे दूसरी पार्टी के अगर जो वोटर है वो कम है वो अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनको एक डर रहता है गेरीमेंडरिंग का, ये ध्यान रखना। हालांकि ये केवल और केवल विपक्ष की आशंका है गेरीमेंडरिंग जैसा, क्योंकि परिसीमन आयोग क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है और स्वतंत्र तरीके से काम करता है। ये टर्म आपको ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे
गेरीमैंडरिंग, ठीक है, गेरीमैंडरिंग। तो गेरीमैंडरिंग का सीधा सा मतलब क्या हो गया? गेरीमैंडरिंग का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जब अपने परिसीमन में राजनीतिक फायदे हेतु सीटों का पुनर्निर्धारण। ठीक है, तो ये टर्म आजकल अखबारों में, न्यूज़पेपर में बहुत रहता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, गेरीमैंडरिंग को। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने आपको अपने दक्षिण भारत की जो चिंताएं थी वो बताई कि उनकी क्या क्या चिंताएं हैं और उनके क्या क्या मुद्दे हैं। ठीक है, अब सरकार के सामने दिक्कत ये है कि जब हमारी अब नई संसद जो बनी है, आपको पता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, उस नई संसद जो बनी है वो आगे को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है, या माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा कहा कि आने वाले समय में सीटों की संख्या बढ़ोतरी होगी, तो उसी हिसाब से हमारी नई संसद बनेगी। देखो, हमारी जो भी नई संसद बनी है उसमें लोकसभा कक्ष में कितने सीटें, तो पहले केवल 543 थी, अब इसमें 345 सीटें जोड़कर टोटल 888 सीटें बनाई गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कितनी? 888। और राज्यसभा में कितनी सीटें बनाई गई थी? तो पहले 250 सीटें थी, अब इसमें 134 सीटें और ऐड की गई है, यानी कि राज्यसभा में भी सीटों की संख्या कितनी की गई है? 384 की गई है। ठीक है, और अगर इन दोनों को अपन मिला लें तो कितना होगा? तो ये होगा अपने 1272। टोटल मिला के 1272 सीटें कर दी गई है लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में तो 888 और राज्यसभा में 384। तो जिस दिन इस नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही थी कि भाई ये सीटों की संख्या अधिक इसीलिए रखी गई है ताकि आने वाले समय में जब हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी, जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यानी कि सरकार के मस्तिष्क में एक बात तो है कि परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ सकती है, इससे अपन को ये पता चलता है, इसीलिए ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे ऐड की। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर चलो आपने सारी दिक्कतें बता दी, संविधान में क्या लिखा हुआ है वो बता दिया, और दक्षिण के राज्यों की चिंताएं क्या है वो बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? सरकार कैसे करेगी आने वाले समय में परिसीमन? देखो, पहली बात तो कब तक हो सकता है, जो एक संभावना मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अब 2026 आने वाला जल्द, और 27 में जो जनगणना का कार्य वो और तेजी से आगे बढ़ेगा, और 2029 में अपना अगला चुनाव है। तो 29 में चुनाव के बाद ये कार्यक्रम हो सकता है कि अपने परिसीमन वाला काम, और क्योंकि एक अपने जो महिला जो आरक्षण विधेयक है वो भी अगले परिसीमन के बाद लागू होगा, तो उसकी भी संभावना है कि वो भी 2029 में ही लागू हो जाए। ठीक है, तो ये 29 तक काम होने की संभावना नजर आ रही है मेरे को, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। अब क्या सॉल्यूशन है फिर इस समस्या का, ये सरकार कैसे करेगी? तो माननीय गृह मंत्री जी ने एक बात कही कि किसी भी राज्य को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य की सीटों की संख्या में कमी नहीं होगी। समझ लो मेरी बात को, क्या बोले कि किसी भी राज्य को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य की सीटों की संख्या में कमी नहीं होगी। ठीक है, आनुपातिक रूप से जितनी उनकी जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से उनका उसी अनुपात में क्या बढ़ जाएगी? सीटें बढ़ जाएगी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व आपका बढ़ जाएगा। कैसे, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान को अभी 25 सीटें मिल रही है। ठीक है, मैं आपको जस्ट 500 सीटें मान लो टोटल है, और 500 में से 25 सीटें राजस्थान को मिल रही है। ठीक है, यानी कि कितनी % सीटें मिल रही है अपने 500 का, यानी कि अपने 5%। ठीक है, 500 का 5% कितना हो गया? 25 हो गया। तो अपने
ये मान लो 5% सीटें अभी मिल रही है। कितने परसेंट? 5%। तो अगर ओवरऑल सीटें 500 से बढ़कर मान लो 1000 होगी ना, तो राजस्थान की भी सीटें 25 से बढ़ाकर 50 कर दी जाएगी, ताकि ये जो परसेंटेज है 5% ये बरकरार रहे। ठीक है, यानी कि जिस अनुपात में कुल सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उस राज्य की सीटों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी, ताकि जो उसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो क्या रहे, वो समान बना रहे। ये एक तरीका जो बताया गया था, या जो तरीका हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे किसी भी राज्य की सीटों में कमी नहीं होगी और एक आनुपातिक रूप से सीटें बढ़ भी जाएगी, और जिस अनुपात में कुल सीटें बढ़ रही है उसी अनुपात में उस राज्य की सीटें भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। हालांकि इस पे भी विवाद हो सकता है, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका सीधा सा है कि इसको फ्रीज कर दिया जाए। ठीक है, जो समस्या है उसको जैसे 2026 तक फ्रीज किया गया था सीटों को, उसको 2050 तक फ्रीज कर दिया जाए, वही सिस्टम चलने दिया जाए। ये दूसरा विकल्प हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या विकल्प हो सकते हैं ये मैं आपको मुझे जो लगता है वो बता रहा हूँ। ये कोई अभी तक सरकार ने नहीं बताए, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जो अपन इंटरव्यू में बता सकते हैं। एक तो आनुपातिक रूप से सीटों की संख्या में वृद्धि हो जाए। आनुपातिक क्या कर दी जाए? वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, ये कर सकते हैं। दूसरा, फ्रीज वाला सिस्टम, फ्रीज वाली व्यवस्था, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। ठीक है, या क्या कर सकते हैं कि अभी जो अपने जो एक आधार है अपना परिसीमन का, जनगणना, ठीक है, जनगणना या जनसंख्या, किसी भी राज्य का परिसीमन या उस राज्य को सीटें कितनी मिलेगी वो जनसंख्या के आधार पर तय होती है। उसमें कुछ और मापदंड ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और मापदंड, अब कोई भी मापदंड ऐसा नहीं है जो एकदम विवाद रहित हो, जैसे भाई उस राज्य की जीडीपी, मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक, ऐसे भी ऐड किए जा सकते हैं। हालांकि ये भी फिर विवाद का विषय है, क्योंकि फिर 1% 1 वोट 1 वैल्यू को भी अपन को ध्यान में रखना है, तो ये किया जा सकता है। ठीक है, और या देखो सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है? सबसे अच्छी चीज हो सकती है वो ये हो सकती है, क्या? ये सारे राज्य मिलकर बैठे, बातचीत करें, एक सर्वसम्मति भारत सरकार के साथ राज्यों की बने और उस सर्वसम्मति के आधार पर कोई निर्णय हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हमारा संविधान ही ऐसी व्यवस्था करता है, अनुच्छेद 263। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद के बारे में बात करता है। यह अंतर्राज्य परिषद है क्या? तो देखो, अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध, यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की वृद्धि होगी, लोकहित की सिद्धि होगी, जिससे राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हो, उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के राज्यों के, है ना, उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक से अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने, या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेषतः उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौंपा जाए, तो राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा कि वे आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करें और उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को तथा उसके संगठन और प्रक्रिया को क्या करे, परिनिश्चित करे। तो सरकार इस अंतर्राज्यीय परिषद में इस मामले को रखकर एक सर्वसम्मति बनाने का प्रयास कर सकती है और इस तरह का कार्य भी हो सकता है। तो इंटरव्यू पैनल में आपको पूछे तो आप ये 3-4 पॉइंट बता सकते हो कि सर एक इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होगा ताकि हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी बना रहे, फेडरल ढांचा भी बना रहे और हमारी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें भी दिक्कत ना आए, ताकि और एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है, हालांकि माननीय गृह मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी राज्य को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी राज्य की सीटें कम नहीं होने वाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला विकल्प हो सकता है, मतलब कोई भी बाकी ऐसा सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि उसमें कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, हर में दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम सर्वसम्मति से कोई निर्णय लेंगे
तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसका मैं आपसे फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये RS कार्निवल 27 से 30 नवंबर को, और इस पर RS20 कूपन कोड यूज करके 20% डिस्काउंट मिल रहा है। RS फाउंडेशन निर्मल वेज की ये जो प्राइस आपको दिख रही है, तो आप इस हिसाब से आप ये कूपन कोड यूज करके 27 से 30 दिसंबर तक कर सकते हो। समग्र बैच जो स्टैंडर्ड फीस 16,000, प्राइम की 20,800। अब देखो जो भी अपन ने एक बार पढ़ा है उसकी एक बार अपन पुनः फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि परिसीमन किसका होता है, लोकसभा की और विधानसभा की सीटों का होता है। फिर परिसीमन का अर्थ और परिभाषा अपन ने देखी कि परिसीमन का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है। ठीक है, फिर अपन ने 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू के सिद्धांत को देखा, और फिर मैंने बताया कि परिसीमन का मतलब क्या है कि जो लोकसभा में हमारी सीटें कितनी होगी उस राज्य की, ये निर्धारित करने का काम ही परिसीमन है। और इसकी आवश्यकता क्यों है, ताकि एक समान प्रतिनिधित्व बना रहे और भौगोलिक विभाजन भी सही रहे। फिर मैंने आपको लखनऊ और जयपुर की सीट वाला उदाहरण देके बताया, समझाया। और फिर परिसीमन का महत्व अपन ने देखा कि अंतर्राज्यीय संतुलन भी बना रहे और राज्य के भीतर भी संतुलन बना रहे। ठीक है, फिर हमने विधानसभाओं की संरचना देखी कि विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 क्या कहता है। फिर अनुच्छेद 329 में देखा कि हस्तक्षेप नहीं हो सकता, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी कहा है कि सीमित हस्तक्षेप हो सकता है। ठीक है, फिर 42वां संविधान संशोधन अपन ने देखा कि इसमें जो है सीटों को 2002 तक क्या कर दिया गया, 2002 तक फ्रीज कर दिया गया। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि 84वां संविधान संशोधन, और फिर हमने परिसीमन आयोग की संरचना देखी, उसकी शक्तियां देखी, उसके कार्य देखे। फिर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिद्धांत कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया। और फिर परिसीमन आयोग के मुख्य कार्य क्या थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था किशोर चंद्र संगनीलाल राठौड़ मामला, ये। फिर जो चारों परिसीमन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन नाम याद रखना आप, जैसे न्यायमूर्ति फजल अली है, न्यायमूर्ति के वांचू है, न्यायमूर्ति JL कपूर है, ये नाम याद रखना। ठीक है, फिर मैंने 31वां संविधान संशोधन आपको बताया, और फिर मैंने आपको बताया चौथा परिसीमन आयोग न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। फिर एक जो विशेष परिसीमन आयोग आया था वो भी अपन ने देखा, रंजन प्रकाश देसाई वाला। ठीक है, और फिर मैंने दक्षिण राज्यों की चिंताएं बताई। ठीक है, और एक टर्म अपन जो न्यूज़पेपर में रहता है गेरीमैंडिंग, परिसीमन में राजनीतिक फायदे तो सीटों का निर्धारण करना, ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछ सकता है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया कि जो नई संसद बनी उसमें 888 सीटें उसकी लोकसभा की और 384 सीटें है वो राज्यसभा की रखी है। और फिर मैंने इसका बताया कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये देखा अपन ने, और 3 ऑप्शन बताए। इसके अलावा हालांकि ये तीनों में भी कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है, अपन इंटरव्यू में ये 2-3 विकल्प बता सकते हैं। और इसी के तहत अपना ये परिसीमन वाला मुद्दा पूरा हुआ। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।